ये स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम बात कर रहे थे एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन के अंतर्गत एक्रोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, लाइटिक एंजाइम है, वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जितनी भी एग मेम्ब्रेन्स हैं उनको गलाने का काम करते हैं। जैसे ही एग पीएम और एसपीएम, ओपीएम या ओवन पीएम और स्पर्म पीएम आपस में संपर्क करती हैं तो संपर्क मात्र से क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन है वो ईसीएफ से और एक्रोसोम के अंदर अर्थात एसपीएम के अंदर जो एक्रोसोम है ऊपरी ऊपर उसके अंदर आएंगे। साथ ही साथ ईसीएफ से सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता होने के कारण जो है एक्रोसोम से अंदर से जो है हाइड्रोजन आयन है वो बाहर आएंगे। तो इन आयनों के एक्सचेंज होने के कारण जो इंट्रासेलुलर पीएच है इसकी एक्रोसोम की या मेल गैमेट की वो बढ़ जाएगी। तो पीएच बढ़ने के कारण क्या होगा कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होगा, एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन का एक्सपोजर होगा, साथ ही साथ एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल बाहर की ओर निकलेगा और साथ ही साथ जितने भी लाइटिक एंजाइम हैं वो बाहर रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद जितने भी एग एनवलप हैं उनको गलाने का काम करेंगे। अर्थात एक्रोसोम का एक ही काम है, जितनी भी एग एनवलप है या एग मेम्ब्रेन है उनको गलाने का काम करता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन इन CH3, उसके अंदर आप देखिए आउटमोस्ट जो लेयर है वो है एसपीएम या स्पर्म पीएम और इसके ऊपर ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। जैसे ही संपर्क हुआ इस स्पर्म पीएम का ओ पीएम के साथ, ओवन पीएम के साथ, तो क्या होगा कि कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आएंगे। कैल्शियम आयन जो है वो बाहर से कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करेंगे ईसीएफ से और साथ ही साथ जो सोडियम आयन है वो भी साथ ही साथ अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करने से चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता हो जाएगी इसलिए अंदर से जो हाइड्रोजन आयन है वो बाहर जाएंगे, ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसके कारण से एक्रोसोम के अंदर जो पदार्थ है, लिक्विड है, उसकी पीएच बढ़ जाएगी, ठीक है। पीएच बढ़ने से क्या होगा कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन, ये जो एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्या कौन सी है, एक्टिन प्रोटीन है, तो इसका पॉलीमराइजेशन पुनर्विन्यास होगा, अर्थात इसका अरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा। तब आप देखिए जैसे ही दोनों ये बाहर आए तो जो एसपीएम है और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो दोनों आपस में गलकर नष्ट हो गई, सतत हो गई है। ये तो है एसपीएम, स्पर्म पीएम और ये है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों आपस में कंटिन्यूअस हो गई, सतत हो गई है और जितने भी एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम है वो बाहर रिलीज हो गए हैं। मेमल्स के अंदर जो एक्रोसोम है उसमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो तीन है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेट एंड एक्रोसीन। इनको सम्मिलित रूप से लाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, अर्थात लयनकारी एंजाइम्स कहलाते हैं। आप देखिए डायग्राम बी के अंदर जो है वो एक्रोसोम के अंदर जितने भी लाइटिक एंजाइम वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकले क्योंकि रास्ता बन गया है। दोनों एसपीएम और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन सतत हो गई और यहाँ से गलकर पहले और फिर सतत हो गई जिससे बाहर निकल गई। अब ये सारे एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं। ये एक्टिन प्रोटीन को क्या थी, एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन थी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन से जैसे लाइटिक एंजाइम बाहर जाएंगे तो उद्दीपन मिलेगा, तो उस उद्दीपन स्टिमुलस का काम करेगा, वो ग्लोबुलर फॉर्म से एक्टिन जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में चेंज हो जाएगी फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, अर्थात एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होगा। एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होने के कारण आप देखिए कि ये प्रोटीन है वो एक लंबी तिकोनी संरचना के रूप में व्यवस्थित होने शुरू कर देगी, जिससे जो उसकी लंबाई है, किसकी, एक्रोसोम की या मेल गैमेट की लंबाई है वो बढ़ना शुरू होगी। तो ये स्पर्म
जो मोटिलिटी है उसका अर्थ है कि मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन वहीं के वहीं मेल गेमिट की लंबाई में बढ़ोतरी होना। आउटरमोस्ट जो ये पदार्थ है ये क्या है, क्रोमोसोमल एंजाइम्स हैं। उसके बाद ये एसपीएम है, स्पर्म पीएम के चारों ओर ऊपर ये बाइंडिंग प्रोटीन है, येलो कलर में जो दिखाई है बाइंडिंग प्रोटीन का एक्सपोजर होगा। इसकी वजह से होगा इंक्रीज ऑफ पीएच, इंट्रासेलुलर जो पीएच है वो बढ़ने से बाइंडिंग प्रोटीन का एक्सपोजर होगा, और वो बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो पीएम के चारों ओर लिपटी हुई अवस्था में, और अंदर जो एक्टिव प्रोटीन है वो पहले ग्लोबुलर थी और फिर फाइब्रस या फिलामेंटस प्रोटीन के अंदर परिवर्तित हो गई है, ये न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए जो डायग्राम ई है उसके अंदर आप देखिए जो लंबाई है मेल गेमिट की लंबाई वो कितनी बढ़ गई है। इसकी वजह से बढ़ी ग्लोबुलर प्रोटीन का जब पुनर्विन्यास हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, उसकी वजह से वो फाइब्रस या फिलामेंटस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद वो व्यवस्थित हुई, पुनर्विन्यास हुआ उसका, जिसकी वजह से वो एक तिकोनी नुकीली संरचना, ये तिकोनी नुकीली जो संरचना है किस लिए बनी है, ये इसलिए बनी है क्योंकि आगे चलकर जो मेल गेमिट का जो न्यूक्लियस है वो इसी रास्ते से फीमेल गेमिट के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करेगा। अर्थात ये सारे जितने भी इवेंट हैं एक्रोसोमल रिएक्शन के, वो मेल गेमिट के केंद्र को पेनिट्रेशन के लिए आवश्यक रास्ता बनाने के लिए ही होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए आउटमोस्ट जो लेयर है वो एसपीएम है, स्पर्म पीएम, ये न्यूक्लियस, ये एक्टिंग माइक्रोफिलामेंट, फाइब्रस या फिलामेंटस फॉर्म में एक्टिंग जो है वो बदल जाती है, कारण इंक्रीज ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच, और साथ ही साथ एक्रोसोमल जो वेसिकल है उसका एक्सपोजर मतलब एक्सोसाइटोसिस बाहर की ओर। तो इस तरह से नुकीली संरचना बनाएगी, और ये नुकीली संरचना यहाँ से यहाँ तक इतना जो रास्ता है या जो लंबाई है मेल गेमिट की वो बढ़ गई है। तो ये स्पर्म मोटिलिटी का अर्थ यहाँ पर ये है कि मेल गेमिट का वहीं के वहीं, यहाँ पर गति नहीं होती बल्कि वहीं के वहीं मेल गेमिट की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से यहाँ का जो ये जो स्थान है ये तैयार किया जाता है किसके लिए, इस केंद्रक के लिए, न्यूक्लियस के लिए, जिससे न्यूक्लियस के लिए रास्ता बने और न्यूक्लियस फीमेल गेमिट या ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर सके। ठीक है, तो ये डायग्राम ए से जो ई है वो क्रोमोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चिन के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया था। जैसे कुछ एग्जांपल आपको मैं दूं, जैसे इन एकानोड्रम्स और डेकापोड्स क्रस्टेशियन, डेकापोड्स मींस जिसके 10 जोड़ी पांव होते हैं, डेका मींस 10, डेकापोड्स के अंदर क्रस्टेशियंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑस्मोफिलिक लेयर दोनों विघटित हो जाती हैं, उनका विघटन हो जाता है। किसकी, पीएम एसपीएम मेल गेमिट की जो पीएम है और ऑस्मोफिलिक लेयर दोनों का डिग्रेडेशन हो जाता है। एनेलिडा और मोलस्का के अंदर पीएम और एएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसपीएम स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन दोनों विघटित हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, और मेमल्स की हम बात करें तो मेमल्स के अंदर पीएम और एएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेल गेमिट या स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, संलयित होकर ईच अदर टू फॉर्म कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, दोनों आपस में मिलकर फ्यूज होती हैं और एक सतत मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है और ये स्पर्म मेम्ब्रेन है, एसपीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों कंटिन्यूअस हो गई हैं। ये यहाँ से ये दोनों कंटिन्यूअस हो गई हैं। इस तरह से मेमल्स के अंदर जो एसपीएम है वो और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिलती हैं, फ्यूज होती हैं और उसके बाद कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बनाती हैं। मेमल्स के एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले लाइटिक एंजाइम्स या लाइनकारी एंजाइम्स मुख्य रूप से 3 होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम। अब आप देखिए कोरोना पेनिट्रेट नाम से ही है, मेमल्स के जो ओवा है या ओवम है उसमें कोरोना रेडिएटा एक एग एनवलप पाया जाता है, तो उस कोरोना रेडिएटा को विघटित करने के लिए कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम उत्तरदायी है, नाम से ही है, और एक्रोसिन। इन तीनों एंजाइम्स को सम्मिलित रूप से
लाइटिक एंजाइम या लाइनकारी एंजाइम कहा जाता है। तो इस तरह से एक्रोसोम का जो मुख्य काम है वो क्या है, जितनी भी एग एनवलप है उनको गलाने का काम करता है, जिससे मेल गेमिट के केंद्र के लिए रास्ता बन सके और उस रास्ते से होकर मेल गेमिट जो है वो फीमेल गेमिट के साइटोप्लाज्म में पहुंचकर और जो फीमेल गेमिट का जो केंद्रक है उसके साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके। थैंक यू।